हेलो, मैं राकेश। सबसे पहले तो मैं माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि वीडियो काफ़ी दिनों बाद आ रहा है, जिसका बहुत सारा कारण है। इसका एक छोटा सा कारण ये भी है कि मैं 20 जुलाई 2023 से गवर्नमेंट जॉब में चला गया हूँ, जिससे थोड़ा समय कम मिल पाता है क्योंकि कुछ डिपार्टमेंट का भी काम होता है। फिर भी मैंने सोचा है जो कुछ भी टाइम बचे उसमें मैं हमेशा वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा, जिससे स्टूडेंटों को थोड़ा सा मदद हो। आते हैं आज का मेन मुद्दा क्या है। इस मुद्दा पे हम चर्चा करेंगे। इससे पहले मैं बताता हूँ, ये वीडियो केवल उनके लिए है जो बिहार बोर्ड क्लास 10th 2024 फरवरी में एग्ज़ाम देने वाले हैं। ये वीडियो केवल और केवल एग्ज़ाम से रिलेटेड है। इसमें हम ये बताए हैं जो कि स्टूडेंटों का कॉमन प्रॉब्लम होता है, जैसे OMR शीट से रिलेटेड, पैटर्न से रिलेटेड और कलम से रिलेटेड, पेन से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट का एक कॉमन समस्या है कि हम OMR शीट को कैसे फिल करेंगे, इसको कौन से कलम से फिल करेंगे, या काला से करेंगे या ब्लू से करेंगे, या इसका पैटर्न क्या है। तो मैंने संपूर्ण पैटर्न को हम एक ही वीडियो में कवर करने का प्रयास करूंगा। मैंने एक एक करके पार्ट बाय पार्ट करके मैंने लिखा है ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। यहाँ पे मैं बताता हूँ। सबसे पहले OMR शीट का पहला स्टेप आता है। अगर आप एग्जाम में बैठेंगे तो आपको सबसे पहले OMR शीट मिलेगा। इसको करना क्या है जो मैं बताता हूँ। सबसे पहले OMR शीट में क्या रहेगा कि आपको बहुत सारा डिटेल लिखा रहेगा, जो कि अब लिख के आता, पहले डिटेल लिख करके नहीं आता था। जिस समय हम लोगों ने एग्जाम दिया था उस समय डिटेल लिख करके नहीं आता था। क्या है कि कहीं आपका डिटेल थोड़ा गलत तो नहीं है, जैसे या नाम गलत है या कुछ भी ऐसा जो कि गलत तो नहीं है। अगर गलत रहेगा तो जो आपके गार्डिंग में रहेंगे, आपके रूम में जो भी टीचर रहेंगे, उनको आप इन्फॉर्म करेंगे कि सर यहाँ मेरा दिक्कत है, आप इसका समाधान कीजिए। ये डिटेल देखने के बाद आपका जो सबसे पहला समस्या आता है प्रश्न पत्र क्रमांक लिखने का, कि प्रश्न पत्र क्रमांक हम यहाँ क्या भरेंगे। तो आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा ना, उसके आप साइड में देखेंगे, या तो ऐसे लिखा रहेगा या तो इस टाइप से लिखा रहेगा। इस डब्बा में इस टाइप से लिखा रहेगा। इसको क्या करेंगे, यहाँ पे भर देंगे। लेकिन कई सारे टीचर केवल इसको बता रहे हैं कि केवल इसको भरना। तो अगर इसको भरेंगे तो ये आपको 7 ही अंक में है, तो यही केवल भरेगा, ये खाली रह जाएगा। तो मेरा कहना ये है कि जब भी आप प्रश्न पत्र क्रमांक भर रहे हैं तो इसके साथ भरें, ये दोनों साथ भरें, तब आपको 7 और 3 10 होगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। समझ में आ गया। इसके बाद आपको आता है परीक्षा केंद्र का नाम आता है। परीक्षा केंद्र के नाम में हम लोग क्या करेंगे, परीक्षा जहाँ आपको एडमिट कार्ड में जहाँ आपका सेंटर गया है वहाँ लिखा रहेगा कि आपका सेंटर DAV है, RPS है, GDM है, कहीं भी आपका लिखा रहेगा, वहाँ पे यहाँ पे भर देंगे, उसका नाम भर देंगे। उसके बाद आपका यहाँ पे साइन खोजेगा। जो साइन आप रजिस्ट्रेशन में किए हैं या जो आपके एडमिट कार्ड पे जहाँ भी आप साइन है, वो साइन आप ओरिजिनल साइन यहाँ पे करेंगे जो आपका अपना है। यहाँ आपको टीचर का साइन होगा, जो आपके एग्जाम में वहाँ पे प्रेजेंट है, आपके क्लासरूम में जो प्रेजेंट है उनका यहाँ पे साइन होगा। इतना करने के बाद आप थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो यहाँ OMR शीट पे आता है। तो क्वेश्चन पेपर में आप देखेंगे ना, यहाँ B लिखा हुआ है, ये आपको सेट कोड B है। हर स्टूडेंट का अलग अलग होता है। आपका B है, किसी का A रहेगा, किसी का B रहेगा, किसी का C रहेगा, किसी का D रहेगा। आपको क्लास 10th में 10 सेट बनाया जाता है। सेट A से लेकर के सेट J तक बनाया जाता है। टोटल कितना 10 बनाया जाता है। जिनका जो भी रहेगा, मान लीजिए आपका सेट कोड B है, तो यहाँ पे क्या करेंगे, OMR शीट के नीचे रहेगा, यहाँ पे क्या करेंगे, सेट कोड B है तो B को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। देखिए अभी आपको हम फिल करने के लिए नहीं बता रहे हैं, फिल करने के लिए स्पेशल हम बताएंगे, उससे आपको काफ़ी मदद होगा। मैं ये बता रहा हूँ कि कहाँ पर किस चीज़ को फिल करना है, कहाँ पे किसको रंगना है, मैं ये बता रहा हूँ। OMR शीट रंगने का मैं बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, जिससे आपका समय बहुत बचेगा। जैसे आप ये तरीका तो जानते हो कि ऐसे रखे पेन को ऐसे ऐसे करके रंग दिए, खत्म हो गया। नहीं, ऐसे रंगने से दो दिक्कत हो सकता है। पहला दिक्कत ये कि आप अगर रंगते जाएंगे तो ये गोला के बाहर चला जाएगा, जिससे आपको कंप्यूटर लोड नहीं लेगा। ये आपका जो है ना OMR शीट का पेपर है, कोई आदमी चेक नहीं करता है, ये आपको कंप्यूटर के थ्रू स्कैनिंग के तहत आपका ये चेक होता है। अगर आपको किसी गोला का 50% से कम यदि आप फिल किए हैं या गोले के बाहर कर दिए थोड़ा थोड़ा, या मतलब ज़्यादा अगर बाहर कर दिए तो ये आपका लोड नहीं लेगा, ये क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। फिर आप बोलेंगे कि हम 50 में 50 सही किए थे, 40 में 40 किए थे, 35 में 35 किए थे, तो मेरा गलत कैसे हो गया। तो यही कारण होता है, आप सही बनाने पे भी आपका नंबर नहीं मिलेगा।
तो इसको रंगने का मैं अच्छा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले आप क्या करेंगे कि जो गोला है ना, इसको बाहर से थोड़ा अंदर की ओर क्या करेंगे, लाइन से अंदर की ओर इसको घुमाएंगे। ऐसे जब घुमाए, देखिए घुमाते जाएंगे, जो बचेगा इसको ऐसे कर दो, खत्म हो गया। ज़्यादा अंदर भी नहीं करना है। उसके बाद आपको बताते हैं, यहाँ आएंगे, फिर ऐसे घुमाएंगे, ये खत्म हो गया। उसके बाद आपको अगर इतना में आपको दिक्कत होगा कि नहीं हम ऐसे ही करेंगे, तो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। आपको जैसे भी समय कम लगे, क्वेश्चन गलत ना होना चाहिए, लेकिन मेरा मानना है कि अगर आप इस प्रकार से करेंगे तो आपका समय बहुत कम लगेगा। इसके बाद पेन का एक समस्या था कि कौन सा पेन हम यूज़ करें। तो पेन देखिए, या तो आप ब्लू यूज़ कर सकते हैं या तो ब्लैक, लेकिन सब लोग बताते हैं कि बॉल पेन का इस्तेमाल करना है, या लेकिन ऐसा ना हो कि ब्लू और ब्लैक दोनों यूज़ कर ले, तो आपका गलत हो जाएगा। अगर यूज़ करना है तो स्टार्टिंग में ब्लू कीजिए, टोटल फर्स्ट से लेकर लास्ट तक टोटल ब्लू करना है। और अगर ब्लैक करना है तो स्टार्टिंग से शुरू से लेकर लास्ट तक आपको ब्लैक करना है। इसके बाद अब आते हैं, कई स्टूडेंटों का कहना है कि किसी सब्जेक्ट में 40 को हमको फिल करना है, किसी में 50 करना है। तो कुछ लोग ऐसा सोच रहे हैं कि अगर 50 करना है तो मैं 100 में 100 फिल कर दूंगा, या 60 कर दूंगा तो कोई 50 सही हो जाएगा। बिल्कुल गलत है। आप 100 करें, 50 करें, 40 करें, आप 70 करें, 80 करें, 90 करें, आपका चेक 50 ही होगा। और कहाँ से चेक होगा, मान लिया जाए कि कोई 1 से ना बना के, 2 से ना बना के, कोई 25 नंबर से शुरू किया किसी स्टूडेंट ने, तो 25 से शुरू किया, ये बना दिया, मान लिया जाए 72 तक बना दिया, या बना दिया 98 तक, कहाँ गया 98 तक बना दिया। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ से लेकर के उसको 98 तक चेक होगा। यहाँ से काउंट करना शुरू करेगा आदमी, और वहाँ कंप्यूटर शुरू करेगा, और यहाँ से जहाँ 50 पहुँच जाएगा वहाँ पे कंप्यूटर बंद हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा, और उसमें ये देखा जाए कि कितना आपका सही हुआ, कितना गलत हुआ। तो ये आपका सबसे आसान तरीका रंगने का मैंने बताया। किसी एक पेन से रंगना, या तो ब्लू या तो ब्लैक, और वो भी कि बॉल पेन से रंगना है। इसके बाद मैं आता हूँ, अब आता है कि ये जो आपका एग्ज़ाम है ना, 10th का एग्ज़ाम है, आपको 600 अंकों का होता है, और 6 विषय का एग्ज़ाम होता है, जैसे अंग्रेजी, गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान, जिसमें 4 ऐसे सब्जेक्ट हैं जिनका एग्ज़ाम 100 अंकों का होता है। हालांकि 2 और सब्जेक्ट है, इसका भी एग्ज़ाम 100 अंकों का होता है, लेकिन मैं 80 इसीलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इनमें 20 अंक जो है ना आपको प्रैक्टिकल के रूप में मिलता है। इसका एग्ज़ाम आपको वहाँ सेंटर पे नहीं देना, आपको स्कूल में इसका एग्ज़ाम देना होता है। तो ये अंक आपको स्कूल के तहत ही मिलेगा, ना कि उस एग्ज़ाम के तहत मिलेगा। तो इसलिए इन दोनों का एग्ज़ाम आपको 80 मार्क का मान के चलेंगे, और 20 नंबर जो है प्रैक्टिकल के रूप में मिलेगा। अब कई लोगों का ये भी लग रहा होगा समस्या कि ये 5 सब्जेक्ट का कलर वाइट है, अर्थात उजला है, और एक सब्जेक्ट का कलर जो है लाल है, रेड है। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि आपको 600 अंकों का एग्ज़ाम होगा, इसमें कोई दो मत नहीं है, लेकिन आपका फाइनल रिजल्ट जो बनेगा ना 500 अंकों के आधार पे ही बनेगा। कितने अंकों के आधार पे? 500 अंकों के आधार पे ही बनेगा। क्यों? क्योंकि ये जो अंग्रेजी का मार्क है ना, इंग्लिश का मार्क है, आपको फाइनल रिजल्ट में नहीं ऐड होता है, इसलिए आपको इन 5 सब्जेक्ट का ही रिजल्ट तैयार होता है। अगर 500 में 300 मार्क लाते हैं, 300 नंबर लाते हैं, तो आपका फर्स्ट डिवीजन होगा। यदि 225 नंबर लाते हैं तो आपका सेकंड डिवीजन होगा, और 150 नंबर लाते हैं तो आपका थर्ड डिवीजन होगा। हालांकि इसके साथ भी कंडीशन है कि प्रत्येक सब्जेक्ट में 30% मार्क होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि किसी में 100 में 100 मार्क ले आए और किसी में 30% मार्क से भी कम लाए, तो इस प्रकार से आपका क्रॉस लग जाएगा। इसी को क्रॉस बोलते हैं। आपको एक क्राइटेरिया दिया गया है कि आप कितना भी नंबर ले आइए, 500 में 500 ले आइए, लेकिन उसमें 30% मार्क हर सब्जेक्ट में होना अनिवार्य है। अगर आपका 30% से कम है और सब्जेक्ट में आप फुल मार्क मिला है तो आपका रिजल्ट गड़बड़ हो जाएगा, आप फेल कर जाएंगे। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ कि गणित, हिंदी, संस्कृत, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, ये तो मैं मोटा मोटी बता दिया आपको कि 100 नंबर का एग्जाम होता है, लेकिन इसको डिटेल से समझने के लिए मैं क्या किया हूँ कि जैसे मैथ है, तो मैथ में आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न, जिसको वस्तुनिष्ठ बोलते हैं, आपको 3 टाइप से ही प्रश्न आएंगे। एक वस्तुनिष्ठ आएंगे, एक लघु आएंगे, एक दीर्घ उत्तरीय आएंगे। वस्तुनिष्ठ क्या होता है? इसको अंग्रेजी में बोलते हैं ऑब्जेक्टिव प्रश्न। इसमें आपको 100 प्रश्न आएगा।
कितने प्रश्न आएंगे? 100। इसमें से कोई 50 प्रश्न का आपको जवाब देना रहेगा। ये नहीं कि 1 से शुरू करना है 50 तक, किसी भी 50 प्रश्न का आप जवाब दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद तो 50 प्रश्न का प्रत्येक प्रश्न आपको 1 अंक का मिलेगा, अर्थात 50 अंक हो गया। उसके बाद आपको आता है लघु उत्तरीय प्रश्न, ये 2 अंकों का सवाल होता है। इसमें टोटल आपको 30 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितने प्रश्न? 30 प्रश्न। इसमें कहीं 15 का जवाब देना है। जो आपको 15 आसान लगेगा, पहले ये देख लेना कि कौन कौन ऐसा प्रश्न है जो हमसे आसानी पूर्वक बन सकता है। क्योंकि 30 प्रश्न में अगर जो आपको हार्ड लगेगा उसमें भी 2 नंबर मिलेगा, और जो आसान रहेगा उसमें भी मिलेगा 2 नंबर। तो हम हार्ड वाला क्यों बनाएंगे, हम आसान वाला बनाएंगे। तो इसमें से 15 प्रश्न है, उसका जवाब आपको देना है। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा, तो 15 दूना के कितना हो गया? 30 अंक हो गया। उसके बाद आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। ये 5 अंकों का प्रश्न होता है। कितना अंकों का? 5 अंकों का। इसमें टोटल 8 प्रश्न पूछे जाएंगे। कितना प्रश्न? 8। इसमें से किसी 4 प्रश्न का उत्तर देना होगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 5 अंक मिलेगा, 4 पचे 20 अंक हो गया। इस प्रकार से यदि आप जोड़ते हैं 50, 30 और 20, तो टोटल आपको 100 अंकों का एग्जाम होता है। लेकिन मैं आपकी समझदारी के लिए एक बात बता देता हूँ, ये एग्जाम होता है 200 अंकों का, आपको बनाना होता है 100 अंकों का। अगर आप जोड़ेंगे तो 100 ऑब्जेक्टिव 100 अंकों का, 30 आपको 2 नंबर बोला, तो 30 दूना 60 हो गया, और 8 प्रश्न है 5 नंबर वाला, तो 8 पचे 40, तो 30 और 60 और 40 100 और 100 200 नंबर का। लेकिन आपको बनाना कितना है? केवल 100 नंबर का। ये आपको गणित का सिलेबस है। 100 में 50 बनाना है 1 अंक वाला, 30 में 15 बनाना है 2 अंक वाला, और 8 में 4 बनाना है 5 अंकों वाला। अब आते हैं हिंदी के सिलेबस में। हिंदी क्या है? देखिए, ऐसे तो सब बोल देंगे कि आपको 100 अंकों का एग्जाम होगा, लेकिन 100 अंक में कहाँ कहाँ से सवाल पूछा जाएगा ये भी ध्यान देना है। जैसे आपको ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आपको पता है, 100 अंकों का जो एग्जाम होगा उसमें 100 ऑब्जेक्टिव होगा। इसमें से किसी 50 प्रश्न का आपको जवाब देना है। कितने प्रश्न का? 50 प्रश्न का। इसके लिए आपको 50 अंक मिलेगा। कितना अंक मिलेगा? 50 अंक। उसके बाद आपको आता है अपठित गद्यांश। आपको 4 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न आपको 2 रहेंगे, एक में 2 प्रश्न रहेंगे और फिर एक में 2 प्रश्न रहेंगे। उसमें से किन्हीं 2 प्रश्नों का जवाब देना है। जैसे पहला प्रश्न में आपको 2 गो रहेगा। अपठित गद्यांश होता क्या है? आपको यहाँ 10 लाइन 5 लाइन में एक कहानी टाइप से, कविता टाइप से चीजें लिखा रहेगा, उसको पढ़ करके नीचे आपको आंसर देना रहेगा। तो 4 प्रश्न पूछा जाएगा, एक प्रश्न में 2 प्रश्न रहेगा, उसमें से किसी एक का जवाब देना है। फिर दूसरा में भी 2 रहेगा, उसमें से किसी एक का जवाब देना है। इसलिए मैंने लिख दिया कि 4 प्रश्न में किन्हीं 2 का जवाब देना है। एक क्वेश्चन यदि आप बनाएंगे, जैसे 4 में 2 बना रहे, तो एक क्वेश्चन के लिए आपको 10 नंबर मिलेगा। एक क्वेश्चन का मतलब अगर एक पार्ट को बनाते हैं तो आपको 10 नंबर मिलेगा, तो अगर 2 बनाते हैं तो 10 दूना 20 नंबर मिलेगा। आगे अब निबंध आता है, जिसको आप लेख बोलते हैं। तो इसका हम शब्द क्राइटेरिया बताए हैं कि कई जगह और लिखा हुआ मिलेगा, लेकिन इसमें प्लस माइनस 10 मान के चलेंगे। यानी 250 से लेके 300 शब्दों के बीच में आप निबंध लिख सकते हैं। ये टोटल 5 प्रश्न आएगा। 5 प्रश्न में किसी एक बिंदु पे आपको निबंध लिखना है। उसका शब्द लिमिट क्या रहेगा? 250 से लेकर के कितना? 300 तक, प्लस माइनस 10 हो सकता है, या तो 10 कम भी हो सकता है, 10 ज्यादा भी हो सकता है। इसके बाद क्या है? इसके लिए आपको 10 अंक मिलेगा। 5 में जो आपको आसान लगेगा उसी को आप बनाइएगा। उसके बाद पत्र लेखन है, लेटर आपको आएगा। लेटर आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से किसी एक का जवाब देना है। उस प्रश्न के लिए आपको मिलेगा कितने अंक? 5 अंक। यानी एक प्रश्न के लिए 5 अंक मिलेगा। आगे फिर लघु उत्तरीय प्रश्न आपको पूछेगा। इसमें आपको 10 प्रश्न पूछा जाएगा। प्रत्येक प्रश्न के लिए आपको 2 अंक मिलेगा, लेकिन 10 में से आपको 5 प्रश्न का जवाब देना। तब 5 दूना कितना हो गया? 10 हो गया। इसके बाद आपको आता है दीर्घ उत्तरीय प्रश्न, बड़ा वाला 5 अंकों का। इसमें आपको 2 सवाल पूछा जाएगा। 2 सवाल में किसी एक सवाल का जवाब देना है। इसके लिए आपको कितना अंक मिलेगा? 5 अंक मिलेगा। यह आपका हिंदी का सिलेबस रहा। इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ संस्कृत का सिलेबस में। संस्कृत में क्या है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्न यानी ऑब्जेक्टिव आपका 100 रहेगा, किसी 50 का जवाब देना है, यानी 50 अंक मिलेगा आपको। एनी प्रॉब्लम? उसके बाद अपठित गद्यांश होता है। जैसे आप हिंदी में बताए ना गद्यांश, उसी प्रकार से संस्कृत में आता है, लेकिन इसमें थोड़ा सा अलग तरीके से समझना है। जैसे
कि जैसे 4 वो आपको आएगा गद्यांश, वो 2 पार्ट में आएगा। 2 गद्यांश ऐसा रहेगा, 2 प्रश्न जो 6-6 अंक का रहेगा, इसमें से किसी एक को बनाना है तो 6 अंक आपको मिलेगा एक को बनाएंगे तो। और 2 प्रश्न ऐसा रहेगा गद्यांश में जो आपको 7-7 अंकों का रहेगा, 7-7 नंबर का रहेगा, तो इसमें से किसी एक को बनाना, उसके लिए कितना मिलेगा, 7 अंक मिलेगा। तो 7 और 6 को जोड़ेंगे ना तो टोटल कितना हो गया, 13 अंक हो गया। तो अपठित गद्यांश जो है संस्कृत में 13 अंकों का आता है। कितना अंकों का आता है, 13 अंकों का आता है। इसके बाद मैं बढ़ता हूँ आगे कि पत्र लेखन आपको आता है। पत्र लेखन आपको 4 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से किसी 2 प्रश्न का आपको जवाब देना है। आपको संस्कृत में लेटर लिखने को आएगा, एक प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलेगा, तो 4 दूना कितना हो गया, 8 अंक हो गया। इसके बाद आपको आता है अनुच्छेद। अनुच्छेद में क्या है कि 5 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है। उस एक प्रश्न के लिए आपको कितना अंक मिलेगा, 7 अंक मिलेगा, तो 7 अंक यहाँ पे लिख दिए। उसके बाद अनुवाद आपको 10 को पूछा जाएगा, 10 प्रश्न रहेगा, उसमें से किसी 6 अनुवाद का आपको आंसर देना है जो आपको आसान लगे, उसके लिए आपको 6 अंक मिलेगा, अर्थात एक अनुवाद के लिए 1 अंक मिलता है। उसके बाद आपको लघु उत्तरीय प्रश्न है। लघु उत्तरीय का मतलब क्या होता है, लघु उत्तरीय का मतलब जो 2 अंकों का प्रश्न है। 2 अंकों में आपको 16 प्रश्न पूछा जाएगा, इसमें से किसी 8 प्रश्नों का जवाब आपको देना है, तो 8 दूनी कितना अंक हो गया, 16 अंक। ये रहा आपका संस्कृत का सिलेबस। अगर आप इसको चाहे तो स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या कॉपी में नोट भी कर सकते हैं। हालांकि जिस समय आप पढ़ते हैं उस समय आपको ऐसा लगता है कि नहीं ये तो 100 अंकों का है, आसान है, लेकिन अगर डिटेल में देखें तो थोड़ा सा आपको अलग टाइप से फील होगा। आगे आइए, फिर आपको साइंस अर्थात विज्ञान का सिलेबस, बहुत आसान सिलेबस है। ये आपको 80 मार्क का एग्जाम होता है टोटल। कितने मार्क्स का, 80 मार्क्स या 80 अंक का होता है। इसमें आपको क्या करना है कि वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की संख्या आपको कितना रहेगा, 80 रहेगा। इसमें से किसी 40 का आपको जवाब देना है, जो आपको आसान लगेगा उस 40 का आप जवाब दीजिएगा। इसके बाद आपको, इसके लिए आपको 40 अंक मिलेगा। फिर आपको फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, साइंस में तीनों पोर्शन होता है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। इसमें क्या रहेगा कि तीनों को मिला करके आपको 80 प्रश्न पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव में। ये नहीं कि केवल फिजिक्स से, केवल केमिस्ट्री से, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों से पूछा जाएगा। अब उसके बाद आते हैं सब्जेक्टिव में, तो इसमें 2 तरीके के सवाल पूछा जाता है, लघु उत्तरीय और दीर्घ पूछा जाता है इन तीनों सेक्शन में। तो फिजिक्स में जो लघु उत्तरीय पूछा जाएगा ना, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में 8-8 प्रश्न पूछा जाएगा, 2 अंकों का। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों में मैं बता रहा हूँ एक ही बार, उसमें से 4-4 प्रश्न आपको बनाना अनिवार्य है। ये नहीं कि हम 3 बना दिए फिजिक्स का और 5 बना दिए किसका, केमिस्ट्री का, तो इसका हो गया 3, इसका 5, तो 4-4 हो गया। नहीं, इसमें 4 उसका भी बनाना है, 4 इसका भी बनाना है, 4 इसका भी बनाना है। दीर्घ उत्तरीय में 2-2 प्रश्न आपको आएंगे 5-5 अंक वाला, लेकिन दीर्घ उत्तरीय में आपको फिजिक्स वाले प्रश्न को 6 अंकों में समझा जाता है, 6 अंकों में लिखा जाता है। 6 अंकों में आता भी है, लेकिन हम समझने के लिए 5 अंकों में ही समझेंगे। तो 2-2 प्रश्न आएगा, 2 फिजिक्स से, 2 केमिस्ट्री, 2 बायोलॉजी से, इसमें से किसी एक प्रश्न का आपको जवाब देना है। तो ये आपका रहा साइंस का सिलेबस। इसके बाद आगे बढ़ते हैं सामाजिक विज्ञान, जिसको सोशल साइंस बोलते हैं। इसमें ऐसे बुक आपको 4 होता है, लेकिन अगर पार्ट वाइज करके देखेंगे तो आपको 5 सेक्शन में पढ़ना होता है। जैसे यदि आप पढ़ेंगे तो आपको पता होगा कि भूगोल जो होता है ना, भूगोल वाले किताब में ही आपदा प्रबंधन होता है, ज्योग्राफी वाले बुक में ही डिजास्टर मैनेजमेंट होता है। लेकिन जिस समय आपको सिलेबस बताएंगे उस समय पार्ट वाइज पार्ट करके बताएंगे, जिससे आपको दिक्कत ना होगा। तो सबसे पहले ऑब्जेक्टिव प्रश्न तो आपको टोटल मिला करके 80 रहेगा, इसमें से 40 का जवाब देना है, 40 अंक मिलेगा। वो इतिहास से कि, भूगोल से कि, अर्थशास्त्र से कि, राजनीतिक विज्ञान से कि, आपदा प्रबंधन से, ये टोटल से मिला करके 80 प्रश्न रहेगा और 40 का जवाब देना। अब हिस्ट्री से, अब सब्जेक्टिव में आते हैं। हिस्ट्री से जो लघु उत्तरीय प्रश्न रहेगा ना, वो टोटल आपको 6 प्रश्न रहेगा, 2 अंकों का। उसमें से जवाब कितना देना है, तो 3 प्रश्नों का जवाब देना है, तो 3 दूना कितना अंक मिला, 6 अंक मिला। फिर दीर्घ उत्तरीय प्रश्न जो है 2 प्रश्न आपको पूछा जाएगा, इसमें से किसी एक प्रश्न का जवाब देना है, इसमें आपको 4 अंक मिलेगा। याद रखिएगा सोशल साइंस में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न के लिए आपको 4 अंक मिलता है और लघु उत्तरीय के लिए आपको 2 अंक मिलता है। लेकिन साइंस में दीर्घ उत्तरीय के लिए 5 भी मिलता है, 6 भी मिलता है। फिजिक्स में 6 मिलेगा, केमिस्ट्री बायोलॉजी में 5 मिलेगा।
मैथ में आपको दीर्घ के लिए 5 मिलता है, लेकिन इसमें दीर्घ के लिए कितना मिलता है? 4 मिलता है। सेम हम भूगोल में आते हैं, ज्योग्राफी में लघु उत्तरीय का 6 सवाल पूछा जाएगा, इसमें से आपको 3 सवाल का जवाब देना है, तो 3 दूना 6 अंक आपको मिलेगा। एक प्रश्न आपको 2 नंबर का होगा। दीर्घ उत्तरीय में 2 प्रश्न होगा, इसमें से किसी एक का जवाब देना है, 4 अंक आपको मिल जाएगा। तो इतिहास और भूगोल आप समझ गए होंगे। इतिहास और भूगोल का सिलेबस सेम है, 6 में 3 और 2 में 1, इन दोनों का। अब अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान का भी सिलेबस सेम है। जैसे लघु उत्तरीय आपको 4 पूछा जाएगा, 2 बनाना है, 2 अंकों का, 2 दूना 4 अंक मिलेगा। सेम उसमें भी राजनीतिक विज्ञान में भी यही होगा। दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 प्रश्न पूछा जाएगा, किसी एक का जवाब देना है, 4 अंक मिलेगा। दीर्घ उत्तरीय में आपको 2 प्रश्न, किसी एक का जवाब देना है, 4 अंक मिलेगा। अब आपदा प्रबंधन में क्या होता है कि दीर्घ उत्तरीय प्रश्न नहीं पूछा जाता है, केवल लघु उत्तरीय प्रश्न पूछा जाएगा। 4 प्रश्न पूछा जाएगा, उसमें से 2 प्रश्न का जवाब देना है। प्रत्येक प्रश्न आपको 2 अंकों का होगा, अर्थात 2 दूना 4 अंक हुआ। तो ये आपका हुआ क्लास 10 बिहार बोर्ड का सिलेबस हुआ। यदि आप इसको अच्छा से नहीं समझ पाते हैं तो आप हवा हवाई में एग्जाम देंगे, तो आपको एग्जाम देने का कोई फायदा नहीं है। पास तो कर जाएंगे, लेकिन आप अच्छा मार्क नहीं ला पाएंगे। इससे रिलेटेड एक चीज़ें मैं और छोड़ दिया हूँ, मैंने सोचा कि इसको लास्ट में बता देता हूँ। जैसे कई स्टूडेंटों का कहना है OMR शीट से रिलेटेड कि कभी कभी ऐसा होता है कि हम आंसर जानते हुए भी हम गलत कर देते हैं। जैसे अगर मान लिया जाए कि 4 का आंसर हमको B है, तो B 4 का ना रंगा के या तो 5 के या तो 3 के रंगा जाता है। तो इसका क्या इलाज हो सकता है? तो इसका सबसे अच्छा इलाज मैं बता देता हूँ कि आप जिस समय फील कर रहे हैं ना, उस समय आप एक चीज़ ध्यान देंगे, क्वेश्चन जिस समय आप बना रहे हैं उस समय आपको फील नहीं करना है। केवल क्या करना है, क्वेश्चन को पहले बना लेना है, उसमें टिक कर लेना है क्वेश्चन में किसका आंसर क्या होगा। और क्या करना है कि एक बार आपको पॉइंट देते जाना है। जब बन जाएगा आपको तो केवल पॉइंट देना है। जैसे 3 का आंसर B होगा, 4 का A होगा, और मान लीजिए कि 6 का B होगा, 7 का D होगा। अगर आप पॉइंट देंगे ना, इससे फायदा क्या होगा जो मैं बताता हूँ कि रंगने वक्त मान लीजिए कि पॉइंट भी दे दिए, गलत पॉइंट भी हो गया, तो इससे गलती नहीं होता है, क्योंकि आपका कंप्यूटर लोड तब लेगा जब 50% से ज़्यादा फिल रहेगा। 50% से कम रहेगा तो आपका कंप्यूटर लोड नहीं लेगा। इसलिए आप एक चीज़ ध्यान देंगे कि कभी भी यदि आप गोला को रंग रहे हैं तो डायरेक्ट ना रंग के पहले आप क्या कीजिए, उसमें पॉइंट पॉइंट बिंदु बिंदु दे दीजिए और एक साथ रंगना शुरू कर दीजिए। बस ये क्लास 10th का आपका सिलेबस रहा। बोर्ड एग्जाम में क्या क्या चीज़ें ध्यान देना वो मैंने बताया। बस आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद।